हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। प्यारे विद्यार्थियों एवं वशिष्ठ जनों, गत कक्षा में हमने विविधता की समझ नामक पाठ का अध्ययन किया था। इसी क्रम में एनसीईआरटी कक्षा 6 हमारा समाज एवं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विविधता एवं भेदभाव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय का पाठ। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं और कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। कितने मुख्य धर्म है? तो 8। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं? 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें भी बहुत अजीब और अपरिचित लग सकता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। किसी के बारे में यदि हम पहले ही कोई राय बना लें और उसको हम अपने दिमाग में बैठा लें, उसका नाम है पूर्वाग्रह। आइए उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत है उन पर निशान लगा दें। वही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाएगा। पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है? आइए देखते हैं। ग्रामीण लोग आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ये पूर्वाग्रह सही है? ये ऐसी राय आपके मस्तिष्क में चल रही है? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों के स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। आइए शहरी लोग क्या, इनके विषय में क्या राय है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। आपका क्या जवाब है? कृपया इसका उत्तर टिप्पणी पुस्तिका टिप्पणी बॉक्स में दें। टिप्पणी संदूक में अवश्य दें। जब हम ये सोचने लगते हैं कि काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा हो और सही हो तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। इसी प्रकार से हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास के ऊपर, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में से वो आते हैं उससे, जिस तरह से वो बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अगर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि उन्हें से दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं। लड़के लड़की में भेदभाव देखिए। समाज में लड़के लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है?
आइए देखने के लिए क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत सुशील होते हैं, लड़का या लड़की। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर होता है, लड़का या लड़की। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, लड़का या लड़की। वे शरारती हैं, लड़का या लड़की। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण होते हैं, लड़का या लड़की। वे रोते नहीं, लड़का या लड़की। वे उद्यमी होते हैं, लड़का या लड़की। वे खेल में निपुण होते हैं, लड़का या लड़की। वे खाना पकाने में निपुण होते हैं, लड़का या लड़की। वे भावुक हैं, लड़का या लड़की। कृपया अवश्य जवाब दें। आपको मैं बता दूं कि इनमें से सभी कार्य लड़कों पर भी उतना ही आत्मसात होता है और लड़कियों पर भी उतना ही आत्मसात होता है। लड़का और लड़कियों के मध्य में भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की एक समान। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी कभी दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम दूसरे कितने अलग दिखते हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो ऐसा नहीं है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे खास जरूरतों वाले बच्चे कहा जाता है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी अपनी भावना विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या चर्चा करते हैं। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? कृपया इसके बारे में अवश्य बताएं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि वो रोते नहीं है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि तुम तो रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि हम लड़के हैं तो हमें रोना नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों लड़की दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोते हुए दिख जाए तो दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से भी अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं। देखिए रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ऊपर क्या होता है? पूर्वाग्रह। जब कोई राय बना लेते हैं और उसको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम लोगों के विषय में एक छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ही ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिलते ही हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह में बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक अनोखे प्रकार से और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग होते हैं। मूलभूत धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में डाल देती है। ऐसा माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम केवल लड़कियों का नहीं है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने की हमारे अंदर योग्यता है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव के हैं, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा करते हैं कि ऐसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखते हैं? आपके उन लड़कियों के बारे में क्या विचार हैं जो कोमल एवं मृदु स्वभाव के नहीं होते हैं और शरारती होते हैं?
असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोगों को पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप शायद कहें कि पिछले पाठ में समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण नहीं बन सकता, बन भी सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर अनिक उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब था। विविधता का पहलू। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में, जब वह कितने थे? 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। देखेंगे आप, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के बारे में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत के नाम से भी ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है आपके अनुसार? जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा होता होगा? बड़ी देर हमें इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट के मांगे में दिखाने के लिए कहा। हमने उसे दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लगा कि वह ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से झटका लगा और वे अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी उनके अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने जैसा ही मेरा उत्तर सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर वहां स्टेशन पर। मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ली जगह। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम तत्काल निकलना चाहते हैं। वहां किराए पर कोई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा नहीं या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को भी तैयार थे और हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कल्पना करिए कि कितना मुश्किल समय रहा होगा अगर लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई हो। अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें, तो इसका क्या तात्पर्य है? आइए भीमराव अम्बेडकर के विषय में पढ़ लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ और उनकी मृत्यु 1956 में हुई। कब हुई? तो 1956 में हुई। जब हमारा देश आजाद हुआ उसी के 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था,
सुरक्षित मानी जाती थी। वहाँ लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था, जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर जाना रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता था। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों ने से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। ब्रिटिश शासन ने जो आजादी पाने के लिए संघर्ष किया था उसमें समानता के लिए भी संघर्ष किया था। जरूरी नहीं कि हमारे भारत में ही किया गया, ब्रिटिश शासन में भी असमानता का भाव। दलितों, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात की है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी रुचि प्याज की तरह से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में ऐसे कई भेदभाव किए जाते हैं और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जिन नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपने पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्यधाराओं से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना है, इसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों का बराबर मानेगी, उनका सम्मान करेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी सम्मान भी करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है और यह पाठ इस बात को उठाता है कि समानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत ही आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले पाठ के साथ। तब तक कि आप ये पाठ दे सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? उद्देशिका भारत का संविधान। पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट किया गया है सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और सम्मान और समान अवसर प्राप्त है। ठीक है बच्चों, यह संविधान सभा में कब लिखा गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को अंगीकृत किया गया और आत्मसमर्पित किया गया है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे एक बार।
इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।